इनऑर्डर ट्रावर्सल के अंदर हमारा रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा और इसमें सबसे मेन बात समझने का ये है कि रूट का डेटा लेफ्ट और राइट के बीच में मिलेगा। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनऑर्डर ट्रावर्सल इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनऑर्डर ट्रावर्सल, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल और पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल में। ट्रावर्सल के बेसिक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक डेमो ट्री में ले रहा हूं यहां पर ऐसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहां पर मेरे पास है डेटा ए, डेटा बी और डेटा सी और इस ट्री का अगर मैं प्री ऑर्डर ट्रावर्सल निकालूंगा तो इस ट्री का प्री ऑर्डर ट्रावर्सल के अंदर हमारा ट्रावर्सल कुछ इस तरीके से निकलेगा। ए से रूट से ट्रेवर्स करते हुए सबसे पहले हमें डेटा मिलेगा ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। अगर मैं इसी ट्री का इनऑर्डर ट्रेवर्सल निकालूंगा तो इनऑर्डर ट्रेवर्सल के अंदर रूट से ट्रेवर्स करेंगे, बी सबसे पहले आएगा, बी के बाद ए के बाद फिर सी। और अगर मैं इसी ट्री का पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल अगर ट्रेवर्सल निकालूंगा तो रूट से हम ट्रेवर्सल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आएगा बी, उसके बाद सी, सी के बाद ए। अब यहां से फॉर्मूला हमें बनाना आना चाहिए। देखो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल के अंदर सबसे पहले रूट प्रिंट हो रहा है, रूट के बाद में लेफ्ट प्रिंट हो रहा है। देखो ये है हमारा रूट नोड, ये हमारा लेफ्ट और ये लेफ्ट चाइल्ड और ये राइट चाइल्ड। तो प्री ऑर्डर ट्रावर्सल के अंदर सबसे पहले रूट हमारा प्रिंट होगा, उसके बाद में लेफ्ट नोड की तरफ कंट्रोल जा रहा है और उसे प्रिंट कर रहा है, फिर हमारा राइट। इन ऑर्डर ट्रावर्सल के अंदर पहले लेफ्ट, ये इसका फॉर्मूला है, इसको नोट करना बहुत जरूरी है। पहले लेफ्ट, फिर उसके बाद रूट और उसके बाद राइट। इसलिए जब ट्रावर्सल निकाला उस टाइम मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारा रूट इन ऑर्डर ट्रावर्सल के केस में लेफ्ट और राइट के बीच में हमें मिलेगा और उस ट्रावर्सल में हमें मिल भी रहा है। बाकी प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर भी पहला एक वीडियो में है तो उसमें भी हमारा ट्रावर्सल इसी तरीके से हमें मिल रहा है। रूट हमें प्री ऑर्डर के अंदर सबसे पहले मिलेगा और रूट हमें पोस्ट ऑर्डर के अंदर सबसे लास्ट में मिलेगा। सबसे पहले हमें मिल रहा है लेफ्ट, लेफ्ट के बाद राइट। इसको समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हम रिकर्जन के साथ जब इसका प्रोग्राम बनाएंगे तो हमें समझ में आएगा, उसके बाद ही समझ में आएगा। राइट के बाद यहां पर है हमारा रूट। ठीक है, ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट कर लो किस तरीके से ट्रावर्सल चलेगा। अब ट्री ट्रावर्सल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिकर्जन, रिकर्जन कंसेप्ट को समझना। और ट्री के लिए तो ऐसा रिकर्जन चलेगा जिस उस फंक्शन के अंदर एक से ज्यादा कॉल्स होंगे, सेल्फ कॉल्स एक से ज्यादा होंगे। तो पहले तो बेसिक रिकर्जन समझते हैं। अगर मैंने कोई फंक्शन बना दिया वॉइड मेन के अंदर, एक फंक्शन को मैं कॉल करता हूं, फॉर एग्जांपल रे नाम का मैंने एक फंक्शन को कॉल करा। अच्छा एक और चीज, जब हम फंक्शन का नाम बनाते हैं ना तो कैमल केस में बनाते हैं। कैमल केस का मतलब होता है जैसे कि अगर मेरे को 1 2 इस तरीके से एक फंक्शन का नाम बनाना है तो सबसे पहला जो भी वर्ड होगा उसके सारे लेटर स्मॉल होंगे, उसके बाद कंटिन्यूइंग जो भी वर्ड्स होंगे उसके फर्स्ट लेटर कैपिटल होंगे। मतलब कि रे इस तरीके से लिखा जाएगा, आर स्मॉल होगा। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम करते हैं कॉल। अच्छा कॉलिंग तो हो गया, डेफिनेशन चाहिए। यहां पर मैं बना देता हूं void
रे, ये कॉलिंग है, ये इसको कॉल करेगा और ये रे क्या करेगा, प्रिंट, एक फंक्शन दे देता हूं, दिस इज रे करके एक प्रिंट यहां पर लगा देता हूं। अब देखो इसका वर्किंग कैसे होगा। रिकर्जन के लिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हमें समझना ये है, रिकर्जन जब भी चलेगा तो ये हमारे स्टैक पे लोड देगा। जितनी बार भी रिकर्जन कॉल होगा उतना स्टैक पे उसकी एंट्री जाएगी। तो रैम के अंदर हमारे पास एक सेगमेंट है स्टैक, उस स्टैक को यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ कैसे इसका कॉलिंग चलेगा। और एक और चीज, ये रिकर्जन में कोई कंट्रोल मैंने नहीं लगाया है, सिर्फ यहाँ पर रिकर्सिव केस। अच्छा, यहाँ पर रिकर्जन कंप्लीट भी नहीं है पहला, तो ये वाला फंक्शन के अंदर हमें एक रे का सेल्फ कॉलिंग देना पड़ेगा। अब हमारा ये फंक्शन बन चुका है रिकर्जन। चलो यहां से रे कॉल होगा, ये वाला रे का डेफिनेशन रैम के स्टैक में लोड हो जाएगा और उसके बाद ये हमें कंसोल में प्रिंट आउट मिलेगा, दिस इज रे करके एक प्रिंट मिलेगा। उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट होने के बाद ये सेल्फ कॉल करेगा, मतलब ये खुद ही को वापस कॉल करेगा। जितनी बार भी ये कॉल होगा स्टैक में उसका रिकॉर्ड चढ़ता रहेगा और यहां पर वापस से रे फंक्शन का रिकॉर्ड स्टैक में जाएगा, अंदर आएगा, ये प्रिंट करेगा, वापस से कॉल होगा, वापस से स्टैक के अंदर। तो ये कभी रुकने वाला नहीं है, इसमें रुकने का कोई केस लगाया ही नहीं है। और यहाँ पर ये सबसे खतरनाक स्टेटमेंट है जो लिखा है, और इसी को हम बोलते हैं रिकर्सिव केस। इसको हम बोलते हैं रिकर्सिव केस। ये क्या करेगा, बार बार कॉल करता ही रहेगा। जैसे एक्सेलरेट होता है ना गाड़ी, ये एक्सेलरेट करता ही रहेगा, इसमें कहीं ब्रेक है ही नहीं, ये एक्सेलरेट चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा हमारा स्टैक साइज एक्सीड हो जाएगा, स्टैक साइज के लिमिट से ये बाहर निकल जाएगा और उसके वजह से हमारा रैम को प्रॉब्लम होगा। तो मेमोरी के लिए ये ऐसा कोड लिखना खतरनाक है, ये सही नहीं है। अब हमें जरूरी है कि इस रिकर्जन को मैनेज करना। पहले तो ये नोट कर लो। अब इस रिकर्जन को हमको करना है कंट्रोल करने के लिए हम सिंपल सा एक लॉजिक लगाएंगे। यहां पर जो कॉलिंग चल रहा है ये कॉल एक कंडीशन पे कॉल होगा, मतलब रिकर्सिव केस तो है, मतलब ये जो रिकर्सिव केस है ये कंडीशन पे कॉल होगा। मतलब ये कि यहाँ पर हम एक इफ कंडीशन और लगा देंगे, पर इफ कंडीशन में मेरे को कोई वैल्यू के साथ मैनेज करना है। जैसे कि मान लो मुझे ये जो रिकर्सिव है उसको सिर्फ 5 बार चलाना है, ऐसा कोई कंडीशन। एक काम करेंगे, यहाँ से 5 वैल्यू पास करेंगे क्योंकि मेरे को ये 5 बार चलाना है, और यहाँ हम इसका डेफिनेशन में चेंज कर देंगे, इंटीजर और एक x नाम का वेरिएबल ले लेते हैं फिलहाल के लिए, या काउंट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, काउंट। एक और बात, अगर ये प्रोग्राम नहीं चल रहा था तो इसका मतलब है इसका डिक्लेरेशन हमने नहीं दिया, इसका डिक्लेरेशन भी दे देना, void रे और यहाँ पर int। इसको डिक्लेरेशन को सी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग प्रोटोटाइप भी बोला जाता है। तो इस फंक्शन का प्रोटोटाइप है, मतलब डिक्लेरेशन। ठीक है, यहाँ पर ये इफ कंडीशन के अंदर आकर के हमारे पास जो काउंट का वैल्यू है, ये जो भी है 5, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब एक कंडीशन मैंने दे दिया, काउंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि मैं अब 5 को डिक्रीमेंट करके कॉल करूंगा। यहाँ पर अब मैं वापस से रिकर्सिव केस लिखने वाला हूं। तो यहाँ पर रिकर्सिव केस कैसे होगा, सेल्फ कॉलिंग, पर इस बार मैं काउंट का जो भी वैल्यू होगा उसमें -1 करके पास करूंगा हर बार। तो पहली बार जब कॉल होगा, ये यहां से जब कॉल होगा तो काउंट को 5 वैल्यू मिलेगा। यहां से जब कॉल होगा 4 3 2 1 0 जैसे होगा तो ये कंडीशन फोर्स हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन 0, नो 1 इज ग्रेटर देन 0, वहां तक चलेगा। तो इस तरीके से हमने यहां पर रिकर्जन को कंट्रोल कर दिया। तो ये है हमारा वापस से वो रिकर्सिव केस। लेकिन इसमें एक केस ज्यादा है और वो है बेस केस, इसे हम बोलेंगे बेस केस। और ये बेस केस एक तरीके से ब्रेकिंग का काम करता है। अगर ये बेस केस नहीं होगा तो हमारा रिकर्जन स्टैक साइज एक्सीड कर जाएगा। अब हमारा ये जो रिकर्जन है थोड़ा कंट्रोल वे में आ चुका है। अब चलो मैं आपको इसका ड्राई रन बताता हूं, ये स्टैक के अंदर किस तरीके से मैनेज हो जाता है। और रिकर्जन में सबसे मेन चीज, जब भी कोई
लूप चलता है तो हमारा लूप का साइकिल फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन, फोर्थ इटरेशन इस तरीके से आगे बढ़ता है। रिकर्जन ऐसा नहीं बढ़ता है। रिकर्जन का देखो किस तरीके से बढ़ता है, मैं थोड़ी देर बाद वैसे भी एक्सप्लेन करूंगा। रिकर्जन का देखो, पहला इटरेशन चला, दूसरा इटरेशन चला, तीसरा इटरेशन चला, कहीं ना कहीं हमें रिटर्न करना जरूरी है। जब भी हम रिटर्न करेंगे और अगर हम रिटर्न नहीं करेंगे तो भी वापस उसका कंट्रोल जहां जहां से जिस जिस पॉइंट से होके गया था उस पॉइंट में रिवर्स वो आकर फिर फिनिश होता है। समझ में आ रहा है? तो रिकर्जन थोड़ा सा हटके चलता है लूप से, ठीक है। अगर यहां पर समझ में नहीं आया है तो वो समझेंगे हम, ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, तो ही ट्री का हम ट्राई रन कर पाएंगे उसका ट्रैवर्सल्स के, ठीक है। रिकर्सिव केस, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार कॉल करते हैं। यहाँ से सबसे पहले रे फंक्शन का कॉल जाएगा तो स्टैक में वो रिकॉर्ड उसका चढ़ता भी रहेगा। इस बार रे के अंदर आया वैल्यू, काउंट में वैल्यू 5 है और ये प्रिंट कर देगा कंसोल में दिस इज रे। उसके बाद कंडीशन चेक करेगा 5 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, इसलिए अंदर आएगा। और ये इस बार क्या करेगा, कैलकुलेट कर देगा। यहाँ पर जो भी हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया होगा ये कैलकुलेट करेगा उसको। 5 - 1 4, तो रे कॉल हो जाएगा विद 4, तो वापस से ये फंक्शन कॉल होगा। इस बार काउंट का वैल्यू होगा 4, मतलब रैम के अंदर। और इसी तरीके से अंदर आएगा रे, ये प्रिंट होगा 4 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू। अंदर आकर के इस बार वापस कॉल जाएगा रे विद 3, मतलब 4 - 1 3। अब काउंट का वैल्यू हो जाएगा 3। वापस से ये प्रिंट होगा कंसोल स्क्रीन में, काउंट इज ग्रेटर देन 0, 3 इज ग्रेटर देन 0 ट्रू। अंदर आएगा और इस बार प्रिंट जाएगा रे विथ 2, 3 - 1 2। अब काउंट का वैल्यू इस बार 2। मतलब यहाँ पर ये साइकिल ध्यान रखना कितना साइकिल ये चल रहा है, क्योंकि जब ये इसका रिकर्जन स्टॉप होगा, बेस केस जब इसको बंद कर देगा तो वापस उतना साइकिल ये रिवर्स भी चलेगा, उतना ही साइकिल। तो यहां पर जो कॉल गया था ये वॉइड मेन से गया था कॉल, फिर यहां से इसको कॉल गया, वहां से फिर इसको कॉल किया, वहां से इसको कॉल किया। तो इतने कॉल्स अभी तक इस साइकिल में हमें दिख रहा है। अब यहां पर आगे 2 के साथ वैल्यू ये दिस इज रे प्रिंट हो जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू। अंदर आकर के इस बार वापस से कॉल जाएगा रे 1, क्यों 2 - 1 होकर के काउंट में अब वैल्यू जाएगा 1। तो यहां से वापस अब कॉल किया, तो ये फंक्शन ही खुद को कॉल कर रहा है। रे यहां से इसको कॉल कर रहा है, ये वाला रे इसको कॉल कर रहा है, वही रे उसको कॉल कर रहा है, बस वैल्यू थोड़ा चेंज कर करके, जैसा हमने लॉजिक लगाया वैसा। यहां पर अभी काउंट का वैल्यू 1 है, अंदर आएगा रे दिस इज रे प्रिंट हो जाएगा 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू। यहां पर आकर के ये वापस खुद को कॉल करेगा 1 - 1 है ना अभी काउंट का वैल्यू, काउंट -1। तो यहां पर अब प्रिंट जाएगा RAY, 0 के साथ कॉल जाएगा, ये खुद को अब कॉल करेगा और इस बार काउंट का वैल्यू 0 होगा। अंदर आएगा दिस इज रे प्रिंट होगा और 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, वहां रुक जाएगा। वहां से अब रिकर्जन नहीं चलेगा, इसलिए हमारा स्टेक साइज एग्जिट नहीं होगा, रिकर्जन वहां खत्म हो जाएगा। लेकिन अब हमारा रिटर्न शुरू होगा। मैंने रिटर्न वाला कीवर्ड कहीं लिखा नहीं है, पर फिर भी स्टेक के अंदर से ये एक एक चीज अब रिमूव होगा। यहां तक कि इसके बाद कोई कॉल नहीं चलेगा, पर सबसे पहले ये स्टेक से पॉप हो जाएगा, उसके बाद ये स्टेक से पॉप होगा, उसके बाद ये स्टेक से पॉप होगा, और ये जरूरी है और होगा भी। ये पॉप होगा, ये पॉप होगा, ये पॉप होगा, फिर जाके आपका प्रोग्राम फिनिश होगा। इस तरीके से इसका ट्रायल चलेगा। ये रिकर्जन का एप्लीकेशन कहाँ है, कहां पर हमारा यूज होगा, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जहां पर हम ये रिकर्जन को यूज में ले सकते हैं। तो आइडेंटिफाई करने का तरीका, अगर आपको कोई ट्रैकिंग रखना हो, जैसे कि मैं कौन सी नोड से कौन सी नोड पे गया, वहां से कौन सी नोड पे आया, इस तरीके से आपको कोई ट्रैकिंग रखना हो, मतलब मैं पहले कौन सी एड्रेस में था, अभी कौन सा एड्रेस में, उसके बाद कौन सा एड्रेस में और अभी कौन सा एड्रेस में हो, मतलब आपको ऐसा कोई रास्ते का ध्यान रखना है, तो हम रिकर्जन यूज में लेंगे और स्टैक का भी। अब क्योंकि स्टैक के अंदर इसका रिकॉर्ड रहता है कि कहां गया था, पहले कहां था और फिर उसके बाद क्या वैल्यू था, क्या वैल्यू था,
तो एड्रेस आपको स्टोर करना तो एक और पैरामीटर ऐड कर देना एड्रेस का और उसमें एड्रेस स्टोर करते जाना। तो जैसे ही मैं पॉप करूंगा, मान लो मैं फाइनली जैसे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ। तो यहाँ रहते हुए अगर आप लूप चलाओगे ना तो पुराना डेटा आपके पास रहेगा नहीं कि आप पहले कहाँ थे, कौन सा नोड में, कौन सी एड्रेस में थे। अब स्टेक होने पे आप जस्ट इसको पॉप करोगे, एक डेटा पॉप करोगे तो उसकी जस्ट नीचे वाला आपको डेटा मिल जाएगा कि हाँ अच्छा यहाँ पर डेटा है, इस एड्रेस में था। तो रिकर्जन इसी बेसिक में काम करता है। हाँ, एक बार देखने पे ये समझ में आएगा नहीं, पर इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा समझ में कैसे रिकर्जन चल रहा है।